Hello, welcome all of you. So today we will discuss the question of IIT JAM 2018 complete group theory. आज हम 2018 के जो complete group theory क्वेश्चन करने वाले हैं। पीछे हमने 2019 और 2020 के सारे क्वेश्चन देख लिए थे। आज 2018 के क्वेश्चन है जो कि ग्रुप थ्योरी के हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। सो ये सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि हर बार ऐसे ही आपको पता लग जाएगा। 2018, 19, 20 क्वेश्चन करने के बाद पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक्चुअल आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन है, लगभग सेम सा ही कॉन्सेप्ट रहता है। सो हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जेड एन इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम। कि जेड एन साइक्लिक ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ एन इज प्राइम। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जेड एन इज साइक्लिक। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एस फोर इज साइक्लिक। ऐसा पूछा है। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज साइक्लिक देन ग्रुप इज इटसेल्फ साइक्लिक। कि किसी भी ग्रुप का सब ग्रुप अगर सारे प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक है तो ग्रुप भी साइक्लिक होगा। ये चार स्टेटमेंट दिए गए हैं और अपने को बताया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला ही क्वेश्चन था और सिंगल कट क्वेश्चन था। तो इसको देखते हैं। हम ये जानते हैं कि जेडन हमें पता है कि साइक्लिक होता है, पर उसमें एन पे कोई बाउंडेशन नहीं होती। जेडन हमेशा ही साइक्लिक होता है, एन पे उसमें कोई रोल नहीं होता कि एन पे कोई प्राइम होगा तब साइक्लिक होगा। कि ऐसा हमने पढ़ा है कि जेडन हमेशा साइक्लिक होता है। जेडन इज साइक्लिक फॉर ऑल एन। तो जेडन हमेशा साइक्लिक होता है, इसमें कोई रोल नहीं है कि। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जेडन हमेशा साइक्लिक होता है। वी नो दैट जेडन इज साइक्लिक फॉर एनी एन। तो जेड एन का कोई रोल नहीं होता यहाँ पे, हर एन के लिए जेडन क्या होता है, साइक्लिक होता है फॉर एवरी एन। तो ये तो बोलना गलत हो गया ना कि जेडन इज साइक्लिक फॉर प्राइम नंबर। जेड फोर भी साइक्लिक होता है, जेड एट भी साइक्लिक होता है, पर एट तो प्राइम नंबर नहीं है। जेड फोर भी होता है पर फोर तो प्राइम नंबर नहीं है। तो सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एन। तो जेडन हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन। जेडन के पास एन ऑर्डर का एलिमेंट होता है। जैसे फोर में वन का ऑर्डर फोर होता है, जेड एट में वन का एट होता है। तो हमें पता है कि साइक्लिक ग्रुप में एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जिसमें एलिमेंट का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो जेडन के पास वन हमेशा होता है जिसका ऑर्डर एन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जेडन साइक्लिक होगा, एन पे कोई बाउंडेशन नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब आगे दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। दूसरे स्टेटमेंट क्या है कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जेडन इज साइक्लिक। इसको एक बार छोड़ देते हैं, आगे बात देखते हैं। एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एस फोर इज साइक्लिक। कि एस फोर का हर प्रॉपर सब ग्रुप है वो साइक्लिक होता है। इसको देखें कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एस फोर इज साइक्लिक। हमें पता है कि एस फोर के पास ए फोर जो इवन परमुटेशन का ग्रुप है वो होता है ए फोर। अब ए फोर इसका प्रॉपर सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है 12, क्योंकि एस एन का ऑर्डर होता है फैक्टोरियल एन, और जो ए एन हो गया उसका फैक्टोरियल एन बटे दो। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 4, तो फैक्टोरियल 4/2 इसका ऑर्डर तो क्या 12। तो ए फोर का ऑर्डर कितना है 12 है। अब बट ए फोर हैज नो नॉट साइक्लिक बिकॉज ए फोर डज नॉट हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12। क्योंकि ए फोर के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसका ऑर्डर 12 हो। और ए फोर का ऑर्डर कितना 12, क्योंकि हमें पता है साइक्लिक ग्रुप में एक एलिमेंट ऐसा मिलना चाहिए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे ए फोर का ऑर्डर तो 12 है, बट ए फोर के पास कोई एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर कितना 12 हो। क्यों नहीं है, क्योंकि 12 के लिए हमें पता है कि 4 की ऐसी साइकिल बनानी पड़ेगी जिसका एलसीएम लेने में 4 सॉरी 12 है। तो एलसीएम 3 और 4 का 12 आता है, बट जैसे अपन 3 और 4 ले लेंगे तो वो तो 4 से ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि 4 इसका जो सम करते हैं, जैसे 1 1 1 ये ले रहे हैं 4, तो इनका सम 4 आ रहा है। तो 3 और 4 का सम करेंगे वो तो 7 हो जाएगा, जो कि 4 से ज्यादा। जबकि अपन बात तो ए फोर में कर रहे हैं, तो ए फोर के लिए तो 4 से ज्यादा अधिक जाना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए फोर है उसके पास एलिमेंट तो 12 ऑर्डर का है, सॉरी ए फोर का ऑर्डर तो 12 है, पर इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है 12 ऑर्डर का। इसका मतलब ए फोर साइक्लिक नहीं है, जबकि ए फोर क्या है, प्रॉपर सब ग्रुप एस फोर है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या बोल रहे थे थर्ड वाला कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एस फोर इज साइक्लिक। तो हमने देख लिया कि एस फोर के पास एक प्रॉपर सब ग्रुप है ए फोर, जो कि प्रॉपर सब ग्रुप है पर साइक्लिक नहीं है। अब फोर्थ स्टेटमेंट पे आते हैं। फोर्थ स्टेटमेंट तो आप अगला क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद इसे बोल सकते हैं कि वो क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ इज साइक्लिक देन ग्रुप इज साइक्लिक। ग्रुप का अगर कोई भी ग्रुप है उसके सारे सब ग्रुप कैसे हैं, प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक है, तो ग्रुप भी खुद साइक्लिक होगा। ये देखने के लिए हम देखें कि अगर, तो इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हम क्लाइन ग्रुप 4 लेते हैं। क्लाइन ग्रुप 4 में क्या होता है कि के फोर होता है ई ए बी और ए बी, ऐसे एलिमेंट इसके अंदर आते हैं। तो अब जैसे ऐसे एलिमेंट आते हैं जिसमें, और साथ में एक कंडीशन होती है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई होता है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ई होता है और ए बी इक्वल्स टू बी होता है। ये अबेलियन ग्रुप तो होता है, पर इसने ऐसा बोला कि अगर कोई ग्रुप है उसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक है तो ग्रुप खुद भी साइक्लिक होगा। ऐसा एग्जाम्पल इसने ऐसा बोला है। तो अगर हम देखें कि ए फोर में सारे सब ग्रुप कैसे बन सकते हैं, वन ऑर्डर का तो ये बन सकता है, टू ऑर्डर का ये बन सकता है, टू ऑर्डर का ये बन सकता है और टू ऑर्डर का ये बन सकता है। तो इसके पास जितने भी सब ग्रुप बन रहे हैं जिनका ऑर्डर 2 है, और हमें पता है 4 से छोटे जितने भी सब ग्रुप बनते हैं ऑर्डर 4 से कम, यानी 1 2 और 3, 4 ऑर्डर का तो ये क्लाइन ग्रुप खुद ही हो जाता है जो कि साइक्लिक नहीं होता है।
बट ये आवेदन होता है। तो हमें पता है 4 से 3 जितने भी ऑर्डर होते हैं ना 1 2 3 उनके सारे सब ग्रुप कैसे होते हैं, साइक्लिक होते हैं। तो ये ऑल आर साइक्लिक बट K4 इज नॉट साइक्लिक, यानी कि K4 के सारे सब ग्रुप हैं वो कैसे हैं, साइक्लिक है, बट K4 खुद साइक्लिक नहीं है, K4 इज नॉट साइक्लिक। K4 साइक्लिक नहीं है बट किसके सारे सब ग्रुप कैसे हैं, साइक्लिक। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज साइक्लिक देन ग्रुप इटसेल्फ भी साइक्लिक। तो ये वाला भी हम बोल सकते हैं कि ये भी साइक्लिक नहीं है। तो मतलब पहला ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, और दो, पहला रॉन्ग है, थर्ड रॉन्ग है और फोर्थ रॉन्ग है। अब ये सेकंड देखते हैं, सेकंड ट्रू कैसे है कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जेडन इज साइक्लिक। अब हमें पता है कि जेडन खुद हमेशा साइक्लिक होता है, जेडन इज साइक्लिक ऑलवेज, और साइक्लिक ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो भी साइक्लिक होते हैं। तो एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जेडन इज साइक्लिक है, तो सिंपल सा स्टेटमेंट डायरेक्ट हिट होगा, क्योंकि साइक्लिक सब ग्रुप के सारे, सॉरी साइक्लिक ग्रुप के सारे सब ग्रुप कैसे होते हैं, साइक्लिक होते हैं, और जेडन हमें पता है साइक्लिक होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जेडन इज साइक्लिक एंड एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक इज साइक्लिक, दैट्स व्हाई द आंसर इज, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। तो इसका आंसर एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जेडन इज साइक्लिक, ये हम आसानी से बोल सकते हैं। तो इसका सेकंड आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको देखते हैं, वो भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इस कि लेट जी बी ए ग्रुप सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी, जी के पास क्या प्रॉपर्टी है कि जी बी ए ग्रुप सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी एफ फ्रॉम जी टू जेड 221 इज ए होमोमॉर्फिज्म इंप्लाइज एफ जी इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी, देन द पॉसिबल ग्रुप जी। तब अपन को पूछा कि पॉसिबल ग्रुप जी क्या हुआ, कि लेट जी बी ए ग्रुप, जी के पास एक प्रॉपर्टी है, जी कैसे है कि जी कोई एफ से अगर जी पे कोई अपन वो डिफाइन करें होमोमॉर्फिज्म जेड 221 पे, तो ऐसा बोला कि होमोमॉर्फिज्म होगी तो सिर्फ ऐसी होमोमॉर्फिज्म होगी उसके पास कि जब भी होमोमॉर्फिज्म होगी तो वो क्या करेगा एफ, यानी कि सारे जी को, स्मॉल जो कैपिटल जी उसके सारे एलिमेंट को कहाँ पे लेके चला जाएगा, जीरो। और जीरो में पता है कि Z21 की क्या है, आइडेंटिटी है, ये इसकी आइडेंटिटी है। तो हमें पता है कि जब भी f क्या करेगा, g को 221 पे लेके जाएगा, ये होमोमॉर्फिज्म होगा, इसके पास एक कंडीशन होगी, जब भी होमोमॉर्फिज्म होगा तो ये f g को 0 पे भेजेगा। यानी कि ऐसा बोल, ऐसी होमोमॉर्फिज्म हम ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं, जो क्या करती है कि डोमेन के सारे एलिमेंट को, जो कोडोमेन होता है उसके आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप करते हैं, ऐसी होमोमॉर्फिज्म को ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। और इसमें ऐसे कंडीशन दे दी है कि जब भी f g से z 221 पे होमोमॉर्फिज्म बनाएगा उस केस में f g 0 होगा फॉर ऑल g के लिए। तो पॉसिबिलिटी ऑफ g बताओ। अब हम एक रिजल्ट जानते हैं, हम रिजल्ट क्या जानते हैं कि अगर कोई भी जेडन और जेडम दो ग्रुप हैं तो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेडन से जेडम में नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होती है वो जीसीडी ऑफ एम एंड एन होता है, कि नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जेडन टू जेडम, जेडन से जेडम में जो डिफाइन होने वाली जितनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है उनका नंबर होता है जीसीडी ऑफ एम एंड एन, उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ एम एंड एन। तो ये फॉर्मूला हम लगाएं तो हमें पता है कि अपने को जी दिया हुआ है, अब जी से जी डैश डिफाइन बाई टी एक्स इक्वल्स टू, जैसे से कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है जो क्या कर रही है कि डोमेन के सभी एलिमेंट को ई डैश पे ले जा रहा है, और ई डैश क्या है, कोडोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इस प्रकार के ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हम ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि एफ जब भी जी से जेड 221 पे होमोमॉर्फिज्म होता है वो एफ जी को 0 पे ले जाता है, और जहां पे 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, यानी कि वो इसका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। जब भी होमोमॉर्फिज्म बनेगा ये केस हो जाएगा, यानी कि एफ होमोमॉर्फिज्म है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, ऐसा अपने को क्वेश्चन में गिवन है। ऐसा ना देखिए इसने बोला कि होमोमॉर्फिज्म है तो वो सिर्फ 0 पे जाएगी। तो इस प्रकार के होमोमॉर्फिज्म को ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। और हमें पता है कि जेडन से जेडएम में होने वाली जितने भी होमोमॉर्फिज्म उनकी संख्या होती है जीसीडी ऑफ एम एंड एन। और अपने को जितने भी ऑप्शन दिए गए उनमें सब में जेडन ही दिया हुआ है, किसी में जेड 21 है, किसी में जेड 51 है, किसी में 119 है, किसी में 91 है। इसका मतलब ये हो गया कि अपन देख लेंगे जीसीडी जिसका 221 के साथ 1 आ रहा है वहीं पे सिर्फ एक होमोमॉर्फिज्म होगी, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म होंगे उनमें ये ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म तो काउंट होगी होगी। तो अपने को पता है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म यानी नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जेड 21 इज ओनली 1। तो हम वो केस हटा देंगे जहां पे जीसीडी एम और एन का 1 नहीं आ रहा है। तो पहले ऑप्शन में इसने 21 दिया है, जेड 121 सॉरी जेड 21 दिया है। तो जब जेड 21 को देखेंगे इस केस में क्या होगा कि जेड 21 होगा तो 21 का और 221 का जीसीडी हमें पता है 1 आता है, क्योंकि इसको 3 into 7 इसको तो कोई भी फैक्टर इसमें कॉमन नहीं आता, इसका जीसीडी हो गया 1। और जेड 51 एंड 221 का देखें तो इसमें 17 कुछ कॉमन आया तो इसका जीसीडी बना जो कि 1 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे 17 होमोमॉर्फिज्म पॉसिबल है। तो जरूरी नहीं है कि एफ होमोमॉर्फिज्म हो तो एफ इक्वल टू 0 इंप्लाई करे, एफ इक्वल टू 0 तो इंप्लाई करेगा ही करेगा, कुछ और भी आएंगे। पर अपने को पूछा है कि जब एफ जी होमोमॉर्फिज्म है तो सिर्फ और सिर्फ कंडीशन क्या है कि एफ जी इक्वल टू 0, तब यही कंडीशन होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही होमोमॉर्फिज्म डिफाइन होनी चाहिए।
अब इस केस में देखें 91 वाले में, तो यहाँ पे 13 कॉमन है जो कि 1 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे भी ज्यादा होमोमोर्फिज्म हो जाएंगे। और इसी प्रकार से अगर हम 17 वाले में देखें, लास्ट में 119 दिया है, अगर उसको देखें तो 119 और 221 का इसमें भी क्या आ जाएगा, 17 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ भी वो भी 1 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब इन बाकी केसेस में क्या होगा, नंबर ऑफ होमोमोर्फिज्म ज्यादा हो जाएंगे, जबकि अपने को तो सिर्फ ऐसा केस ही है जहाँ पे सिर्फ एक ही होमोमोर्फिज्म डिफाइन हो। तो ये वाला केस कौन सा हो जाएगा, ये वाला केस Z21 से Z221 पे जितने होमोमोर्फिज्म डिफाइन होगी वो सिर्फ एक ही होगी, और वो कैसी होगी, ट्रिवियल होगी, यानी वो FG को 0 पे लेके जाएगी, FG इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल G, सब जी को 0 पे लेके जाएगी, ऐसी होमोमोर्फिज्म यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगी। सो ये तो इसका हो गया, तो इस प्रकार से इसका आंसर Z21 हो जाएगा। अब बाकी क्वेश्चन है वो और देख लेते हैं हम, इसका आगे वाला क्वेश्चन है वो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको और देखते हैं कि लेट H बी ए क्यूसेंट ग्रुप Q by Z, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अपने को कोई क्यूसेंट ग्रुप है ना, वो Q by Z गिवन है, और बोला कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप ऑफ H इज फाइनाइट, एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप H, सब ग्रुप ऑफ H, कि अपने को Q by Z है। तो अब पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए कि Q by Z की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। अगर Q by Z को हम अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद हम इक्वेशन को आसानी से कर सकते हैं। तो हमें पता है कुछ रिजल्ट्स है Q by Z के कि Q by Z हमेशा नॉन साइक्लिक होता है, जबकि इसके सारे सब ग्रुप होते हैं वो साइक्लिक होते हैं, और वो फाइनाइट भी होते हैं। और तो अगर अगर किसी को ये पता हो कि ये Q by Z है वो साइक्लिक नहीं होता है, इसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं, और जो साइक्लिक होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, तो आसानी से इस क्वेश्चन को ट्रू कर सकते हैं। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसका एक मेथड और है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे करते हैं, पर इसको समझ लेते हैं पहले। इसको दो तरीके से कर सकते हैं कि अपन को गिवन है H इक्वल्स टू Q by Z, Q by Z अपने को गिवन है, और हमें पता है कि Q by Z का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, M अपॉन N प्लस Z, M by N बिलोंग्स टू Q, ऐसा हम कोसेट इसको लिख सकते हैं। और सबसे पहली बात ये कि जब भी हम क्यूसेंट ग्रुप डिफाइन करते हैं तो ये जो नीचे वाला होता है इसको नॉर्मल सब ग्रुप होना पड़ता है। अब हमें पता है कि Z नॉर्मल सब ग्रुप होता है Q का, और Q by Z इसका मतलब डिफाइन है। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो Q by Z करते हैं तो Z को नॉर्मल सब ग्रुप होना जरूरी है Q का, तो ये Q का नॉर्मल सब ग्रुप होता है, तो Q by Z डिफाइन है इजीली। और ऑर्डर ऑफ QZ हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ QZ इन्फिनिटी होता है, ऑर्डर ऑफ QZ इन्फिनिटी होता है। तो अब अगर Q by Z इक्वल्स टू H अपने को गिवन है क्वेश्चन में कि Q by Z को अपन H मान सकते हैं, तो Q by Z H गिवन है, तो अब Q by Z H इज नॉट साइक्लिक, हम बोल रहे हैं कि ये Q by Z है वो साइक्लिक नहीं है। अगर ये साइक्लिक होता तो क्या होता, वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोई भी सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट है, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z होता है, एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z, एंड एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z है। ये हम रिजल्ट जानते हैं कि कोई भी ग्रुप होता है अगर वो साइक्लिक होता है जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट है, तब तो वो Z के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, और अगर वो फाइनाइट ऑर्डर का है तब वो Zn के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। तो अब Q by Z का ऑर्डर हमने इनफाइनाइट, इसका मतलब अगर ये साइक्लिक होगा तो Z के आइसोमॉर्फिक होगा, अगर ये साइक्लिक होने की पॉसिबिलिटी है तो ये Z के आइसोमॉर्फिक होगा। इफ Q by Z is cyclic then Q by Z is isomorphic to Z, because order of Q by Z is infinite और every infinite cyclic group Z के आइसोमॉर्फिक होता है, तो ये इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। बट ये बोलना गलत हो जाएगा, अब देखते हैं क्यों हो जाएगा गलत, कैसा बोलना गलत क्यों है कि अपन को पता है Z हैज ओनली वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर वन फाइनाइट, कि सिर्फ Z के पास आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो ही ऐसा है जिसका ऑर्डर वन है, बाकी किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट नहीं, वो इनफाइनाइट है। वन का ऑर्डर देखेंगे तो वो भी इनफाइनाइट है, क्योंकि हम अगर वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस ऐसे करते जाएंगे तो कभी भी अपन जीरो नहीं ला सकते, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ वन इनफाइनाइट हो जाएगा, इसी प्रकार से ऑर्डर ऑफ टू भी इनफाइनाइट हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ थ्री भी इनफाइनाइट, इस पर बाकी जितने भी एलिमेंट है उनका सबका ऑर्डर कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। तो इसका मतलब Q by Z के पास सिर्फ एक, सॉरी Z के पास सिर्फ एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर वन है, वो क्या आइडेंटिटी एलिमेंट, बट Q by Z है हैज मोर देन वन एलिमेंट, जबकि Q by Z के पास मोर देन वन एलिमेंट है जिनका ऑर्डर कितना है, फाइनाइट है। Q by Z के पास एक से ज्यादा एलिमेंट है जिनका ऑर्डर फाइनाइट है, कि ऑर्डर ऑफ जीरो प्लस जेड जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा Q by Z का उसका ऑर्डर तो वन होगा ही होगा, और वन बाई टू प्लस जेड इसका ऑर्डर दो हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर दो हो जाएगा, जैसे वन बाई टू प्लस जेड और वन बाई टू प्लस जेड, इसको दो बार करके देखेंगे तो वन प्लस जेड, और वन क्या है जेड में समाहित हो जाता है, इसका मतलब ये इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, जेड प्लस जीरो बन जाएगा, और इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। तो हमको पता लग गया कि Q by Z है उसके पास एक से अधिक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर कितना है, दो है, सॉरी फाइनाइट ऑर्डर, एक से अधिक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है, जबकि जेड के पास सिर्फ एक ही एलिमेंट था जिसका ऑर्डर फाइनाइट था। इसका मतलब ये दोनों कोई भी दो स्पेस आइसोमॉर्फिक होते हैं तो दोनों में प्रॉपर्टी सेम होती है, ए और बी आइसोमॉर्फिक है तो ए और बी की प्रॉपर्टी सेम होंगी, जबकि यहाँ पे Q by Z और जेड हमने मान लिया आइसोमॉर्फिक तो है, पर इसके पास तो एक ही एलिमेंट है ऑर्डर फाइनाइट का, इसके पास एक से अधिक है,
तो ये बोलना गलत हो जाएगा कि क्यू बाई जेड और जेड आइसोमॉर्फिक है। इसका मतलब जेड साइक्लिक ग्रुप, तो क्यू बाई जेड तो साइक्लिक नहीं है। ये यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि क्यू बाई जेड वो साइक्लिक नहीं है। तो क्यू बाई जेड साइक्लिक नहीं है, बट हम ये और प्रूफ कर देंगे कि क्यू बाई जेड तो साइक्लिक नहीं है, पर इसके जितने भी सब ग्रुप हैं वो कैसे हैं, साइक्लिक हैं। और हम एक रिजल्ट ये भी जानते हैं कि S इक्वल्स टू एम बाई एन प्लस जेड, जहाँ पे वन लेस देन एम लेस देन एन है, एंड जीसीडी ऑफ एम एन ग्लोबल है, इज द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन इन क्यू बाई जेड। क्यू बाई जेड के पास हर ऑर्डर का एलिमेंट है। क्यू बाई जेड हैज एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट, क्यू बाई जेड हैज एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर, यानी कि हर फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट आपको क्यू बाई जेड में मिल जाएगा। और क्यू बाई जेड का ऑर्डर तो इनफाइनाइट है, बट क्यू बाई जेड के पास कोई एलिमेंट ऐसा नहीं जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट। क्यू बाई जेड के पास, क्यू बाई जेड हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर इनफाइनाइट, एंड क्यू बाई जेड के पास जितने फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट होंगे वो ऐसा सेट बनाएगा, एस इक्वल्स टू एम बाई एन प्लस जेड और वन लेस देन एम लेस देन एन, ऐसा एलिमेंट होंगे वो जिनका ऑर्डर कितना होगा, एन होगा। और ऐसे एलिमेंट की नंबर कितनी, यानी ऐसे एलिमेंट की संख्या कितनी होगी वो हम फाई एन से निकाल सकते हैं। जैसे फाई क्या है, ऑयलर फाई फंक्शन है। तो ऐसा हम बता सकते हैं कि s इक्वल्स टू एम बाई एन प्लस जेड, वन लेस देन एन, जीसीडी एम एन इक्वल्स टू वन, ऐसे एलिमेंट होंगे उनका ऑर्डर n होगा, और ऐसे एलिमेंट की संख्या कितनी होगी वो हम फाई एन। जैसे हम 3/8 प्लस जेड देखें तो इसका ऑर्डर ये इस केस में हो गया m बाई एन टाइप का हो गया, वन लेस देन एम लेस देन है, और 3 का जो जीसीडी है वो 8 के साथ 1 आ रहा है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ 3/8 क्या आएगा, 1 है। इसी प्रकार से 1/8 ले तो इसका ऑर्डर भी क्या आएगा, 8 आएगा। तो अब अपन को पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 कितने होंगे, तो वो हम बता देंगे 5/8, और 5/8 की वैल्यू 4 होती है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 कितने हो जाएंगे, 4। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि हर नंबर के लिए कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे क्यू बाई जेड में, बाई दिस फॉर्मूला फाई एन। और जो सेट का कंस्ट्रक्शन होगा वो इस प्रकार से होगा कि एस इक्वल्स टू एम बाई एन प्लस जेड, ऐसा। तो हम यहाँ पे ये हमने देख लिया कि क्यू बाई जेड है, उसके पास हर फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है, हर फाइनाइट। क्यू बाई जेड हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 2 3 4, हर एन ऑर्डर का। देन क्यू बाई जेड हैज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। अगर क्यू बाई जेड के पास हर ऑर्डर का एलिमेंट है तो क्यू बाई जेड के पास उसी ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप होगा, और वो साइक्लिक ग्रुप ना वो यूनिक होगा। क्यों? अब हमको पता है कि क्यू बाई जेड के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट है, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कि जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट। क्यू बाई जेड हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर इनफाइनाइट, क्योंकि हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्यू बाई जेड में कैसे होंगे, एम बाई एन प्लस जेड, इस प्रकार के एलिमेंट होंगे, और इनका ऑर्डर तो लेस देन इक्वल्स टू एन होगा। क्यू बाई जेड के सारे एलिमेंट इस टाइप के होंगे और उनका ऑर्डर तो लेस देन इक्वल्स टू एन होगा। अब अगर हम एन टेंस टू इन्फिनिटी की बात भी कर लें, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी की भी बात कर लें, तो एम बाई एन प्लस जेड क्या बन जाएगा, 0 प्लस जेड। तो ये तो आइडेंटिटी है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। तो लिमिटिंग केस अगर इन्फिनिटी ले, उस केस में इसका एलिमेंट का ऑर्डर क्या आएगा, 1। तो क्यू बाई जेड हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर इन्फिनिटी, क्यू बाई जेड के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर इन्फिनिटी है। तो क्यू बाई जेड के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है ऑर्डर इन्फिनिटी का, तो क्यू बाई जेड के पास साइक्लिक सब ग्रुप भी नहीं हो सकता है इन्फिनिटी ऑर्डर का। क्योंकि अगर साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा इन्फिनिटी ऑर्डर का तो हमको उसको जनरेट कराने के लिए कोई एलिमेंट मिलना चाहिए जिसका एलिमेंट का ऑर्डर इन्फिनिटी हो, जबकि क्यू बाई जेड के पास तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट हो। इसका मतलब क्यू बाई जेड के पास कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं हो जिसका ऑर्डर इनफाइनाइट हो। तो यहाँ से ये तो पता लग गया कि इसके पास कोई भी एलिमेंट इनफाइनाइट ऑर्डर का नहीं है। और हम ये भी जान गए हैं कि क्यू बाई जेड के पास हर ऑर्डर का एलिमेंट है, यानी फाइनाइट ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट है वो क्यू बाई जेड के पास कोई भी ऑर्डर लेंगे तो उसका फाइनाइट एलिमेंट का ऑर्डर मिल जाएगा। अब वो कैसा मिल जाएगा, उसका कंस्ट्रक्शन ये है कि इस प्रकार से लेंगे कि एस इक्वल्स टू, इस प्रकार का कोई सेट बनेगा, उसमें सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका ऑर्डर फाइनाइट होगा, और वो ऑर्डर क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू ऑर्डर एन का होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर 5n हो जाएंगे। तो क्यू बाई जेड का कंक्लूजन ये निकल गया कि इसके पास कोई भी एलिमेंट इनफाइनाइट ऑर्डर का नहीं है, सारे जितने भी इसके पास कोई भी अगर आप चूज करेंगे कोई भी n, तो उस ऑर्डर का एलिमेंट मिल जाएगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 5n। और क्यू बाई जेड हैज साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, एंड वो ग्रुप होएगा वो यूनिक होएगा। वो इस फॉर्मूला से हम देख सकते हैं कि हम कैसे बता सकते हैं कि इसके पास यूनिक सब ग्रुप होएगा। हमने ये फॉर्मूला बहुत बार देख लिया है कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इन G इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n अपॉन फाई n। ये फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं कि किसी भी ग्रुप में कितने साइक्लिक सब ग्रुप होंगे। अब यहाँ पे हम ये प्रूव कर रहे हैं कि क्यू बाई जेड के पास नंबर ऑफ एलिमेंट है जिनका ऑर्डर n है वो कितने होते हैं, फाई n होते हैं। ये हमने बता दिया, और उनका कंस्ट्रक्शन वो सेट जो हमने बना के दिखाया वैसा होगा। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n कितने होते हैं, फाई n। और इस फॉर्मूला में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n की जगह फाई n लिखेंगे, और नीचे फाई n एक ऑलरेडी वाई फॉर्मूला आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इन G इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 आ गया। और यहाँ पे G क्या है अपना, क्यू बाई जेड है, यहाँ पे जिसको h गिवन है। तो इसका मतलब क्यू बाई जेड के पास n ऑर्डर का ग्रुप होएगा, वो साइक्लिक होगा और यूनिक होगा। तो इतनी बात तो अपन को क्लियर होगी पता।
अब अपन अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने बस इतना देख लिया कि क्यू बाई जेड का ऑर्डर इनफाइनाइट होता है, तो ये साइक्लिक नहीं होगा, इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है ऑर्डर इन्फिनिटी का, और इसके पास अगर कोई एलिमेंट ऑर्डर एन का है तो इस प्रकार इसके पास साइक्लिक सब ग्रुप भी हो जाएगा ऑर्डर एन का, और वो यूनिक होगा। अब हम कुछ बातें जानते हैं, हमें पता है, हमें पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि इसका मतलब ये हो गया ना, एवरी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ क्यू बाई जेड इज आइसोमॉर्फिक टू जेड, क्योंकि कोई भी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन होता है वो आइसोमॉर्फिक टू जेड एन हो जाता है। एवरी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन, जबकि यहाँ पे क्यू बाई जेड है उसके पास जितने भी साइक्लिक सब ग्रुप होंगे वो फाइनाइट होंगे, और तो इसका मतलब आइसोमॉर्फिक टू जेड एन हो सकते हैं। तो ये बात होगी। और हम ये जानते हैं कि एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन, जब हर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू जेड एन है, और एवरी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ क्यू बाई जेड का जो सब ग्रुप है, या एच बोल सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्यू बाई जेड को एच गिवन है, तो हर साइक्लिक सब ग्रुप है एच का वो भी आइसोमॉर्फिक टू जेड एन है। और हम जानते हैं कि एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप भी आइसोमॉर्फिक टू जेड एन होता है। इसका मतलब क्या हो कि एवरी सब ग्रुप ऑफ एच इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन, क्योंकि हर सब ग्रुप है इसका एच का, इसको एच बोल सकते हैं, क्यू बाई जेड को एच बोल देते हैं। तो जब एच का हर सब ग्रुप जेड एन के आइसोमॉर्फिक है, और अगर हम रेंडमली कोई फाइनाइट सब ग्रुप ले लें साइक्लिक ऑर्डर एन का, वो भी जेड एन के आइसोमॉर्फिक है, ए भी आइसोमॉर्फिक टू जेड एन है, बी भी आइसोमॉर्फिक टू जेड एन है, इसका मतलब ए और बी भी क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन होता है। इसका मतलब एवरी सब ग्रुप ऑफ एच इज आइसोमॉर्फिक टू जेड एन। अब अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, दोनों बातें आ गई, तो अब अपन इसके स्टेटमेंट को देखें तो वो आसानी से हो जाएगा कि एवरी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ एच इज फाइनाइट। बिल्कुल करेक्ट बात है कि एवरी साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ एच इज फाइनाइट। क्यों? क्योंकि एच के पास हर फाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि आप कोई भी ऑर्डर चूज करेंगे उस ऑर्डर का हम साइक्लिक ग्रुप बता सकते हैं, और वो ग्रुप कैसा होगा, फाइनाइट होगा, क्योंकि वो जेड एन के आइसोमॉर्फिक होता है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू हो गया। कि दूसरा बोलता है कि एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ए सब ग्रुप ऑफ एच, यानी कि कोई भी सब ग्रुप होगा, कोई भी ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर एन है, सॉरी बोला ना, एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, यानी कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है वो एच के सब ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एवरी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन आइसोमॉर्फिक टू जेड एन होता है, और एच के सारे सब ग्रुप हैं वो भी जेड एन के आइसोमॉर्फिक है। इसका मतलब जो ए लेंगे वो भी इसके आइसोमॉर्फिक है, बी लेंगे वो भी इसके आइसोमॉर्फिक है, इसका मतलब ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक। सो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट कैसे करेक्ट है। तो इसका आंसर का फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज आल्सो ट्रू, तो सी ऑप्शन इसका है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अब इसको हम जो पहले वाला क्वेश्चन था इसको भी देख सकते हैं कि अब इसमें जैसे बोला जा रहा है फोर्थ ऑप्शन, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज साइक्लिक देन ग्रुप इज साइक्लिक, जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्यू बाई जेड होता है उसके सारे सब ग्रुप है वो फाइनाइट है और साइक्लिक है, आइसोमॉर्फिक टू जेड एन है, बट क्यू बाई जेड तो साइक्लिक नहीं है। इसका रीजन ये था क्योंकि ये जेड के आइसोमॉर्फिक नहीं। तो अपन को ये क्वेश्चन दूसरे वाले क्वेश्चन में इसका आंसर मिल गया कि क्यू बाई जेड तो क्या है, साइक्लिक नहीं है, पर इसके सारे सब ग्रुप कैसे साइक्लिक है। अब दो सिंपल से क्वेश्चन हो रहा है हमें, वो एकदम से सिंपल है, बिल्कुल से क्वेश्चन है क्या कि द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 1 2 3 2 4 5 4 5 6 इन द ग्रुप S6, ये अपने को तीन तीन साइकिल दी हुई हैं और इसका ऑर्डर अपने को S6 में बताना है। तो सबसे पहले तो हमें इनको अगर हम ये डिसजॉइंट होते हैं, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं होता, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं होता, इसमें भी कुछ कॉमन, तब तो हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ऑफ जितनी साइकिल होती है उनका हो जाता है, तो हम ऑर्डर बता सकते हैं। पर इसमें और इसमें भी कॉमन, मतलब इसमें दो कॉमन आ रहा है, इसमें चार कॉमन आ रहा है, तो ये डिस्टिंक्ट तो नहीं है, सॉरी डिसजॉइंट नहीं है। तो डिसजॉइंट नहीं तो हम इसका एलसीएम लेके ऑर्डर तो नहीं निकाल सकते, तो अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अपन को पता हो कि अगर कोई दो साइकिल, इस साइकिल 4 5 6 देने का मतलब ये है कि 4 की इमेज तो क्या है 5 है, और 5 की इमेज क्या है 6 है, और इस वाले में जैसे 2 की इमेज 4 है, 4 की 5 है, और बाकी जो बच गए इसमें 1 2 3, तो 1 की 1 है, 2 की 2 है, और 3 की 3 इमेज है। इसी प्रकार से इसमें क्या होगा, 1 की 1 है, 2 की 4 होगी, 3 की 3 हो गई, और 6 की 6 है। इसी प्रकार से इसमें 4 की 4 है, 5 की 5 है, और 6 की 6 है। ऐसा अपने को गिवन है, जिसकी इमेज नहीं दी जाती उसको हम उसी पे भेज देते हैं, ऐसा होता है S6। कोई भी ऐसा नहीं होता उसमें, ऐसा होता है। पर अपने को अब मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने हम ऐसे चलते हैं, पहले इस वाले एलिमेंट की इमेज देखेंगे, फिर इसकी इसमें देखेंगे, और जो इमेज आएगी उसको हम इसमें देखेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर देखें 1 की इमेज क्या है 1 है, और इसमें भी 1 की इमेज 1 है, और इसमें 1 की इमेज क्या है 2 है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली 1 की इमेज क्या आ गई 2 आ गई, तो 1 2 आ गया। अब अगर इसमें 2 की इमेज इसमें देखेंगे,
अब 2 की इमेज इसमें 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 की इसमें तो 2 ही है, और इसमें 2 की कितनी है 4 है, और इसमें 4 की कितनी है 4 ही है, तो मतलब अल्टीमेटली 2 की इमेज क्या आ गई 4 आ गई। अब अगर इसमें चलें 4 की इमेज यहाँ पे कितनी है 5, और यहाँ पे 5 की 2 है, और इधर 2 की 3 है, तो इसका मतलब 4 की इमेज क्या आ गई 3 आ गई। अब आगे 3 पे चलते हैं। अब इसमें 3 की इमेज 3 है, और इसमें भी 3 की 3 है, और इसमें 3 की 1 है, तो 3 की 1 आएगी, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। पर अगर हम इसको यहाँ से बंद कर दें ऐसे, तो 3 की इमेज भी 1 बन जाएगी। तो यानी कि इसको 1 2 4 3 आ गया, 4 एलिमेंट बच गए 5 और 6। अब देखें 5 की इमेज इसमें कितनी है 6 है, यहाँ पे 5 की 6, यहाँ पे 6 की 6, यहाँ पे 6 की 6, तो इसका मतलब 5 की क्या आ गई 6 आ गई। अब बात है 6 की, तो 6 की इसमें 4 है, इसमें 4 की 5 है, और इसमें 5 की 5 है, तो इसका मतलब ये जो 5 है इसकी सॉरी जो 6 है उसकी इमेज क्या आ गई 5 आ गई, तो 6 की 5 ही आ गई। तो ये 2 साइकिल बन गई 1 2 3 4 सॉरी 1 2 4 3 एंड 5 6। अब ये दोनों डिसजॉइंट है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो या तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो हमें पता है कि 4 ऑर्डर की साइकिल आएगी, या हम इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ऑफ, तो अगर हम इनका एलसीएम ले लें, एलसीएम ऑफ अगर इसका दोनों का एलसीएम ले हम एलसीएम ऑफ 4 एंड 2 लेंगे तो वो क्या आएगा 4 आएगा, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, जैसे कि हमने नीचे सोल्व भी किया हुआ है वो भी देख सकते हैं कि 1 2 3 है, इनको मल्टीप्लाई किया 1 2 4 3 5 6 आएगा, तो एलसीएम 2 एंड 4 4 आ जाएगा, तो इसका आंसर 4 हो गया। और इसी प्रकार ऐसे भी देखिए 1 2 3 4 ये सब वो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि इसको ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा 4, इनको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कि अब सारी इमेज देख सकते हैं कि 1 की 1 है 2 की 2 इनको लिख लिया, और फिर यहाँ से देखते देखते जैसा कि हमने ऊपर अभी देखा है सेम ऐसे देखेंगे तो इनकी इमेज इसका ये आ जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। एक अब सिंपल सा क्वेश्चन हो रहा है उसको और देख लेते हैं कि A6 दिया हुआ है अपने को, सिमेट ग्रुप है Sn का सब ग्रुप, कि लेट A6 बी द ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशन ऑफ 6 डिस्टिंक्ट सिंबल, कि जैसे कोई भी 6 डिस्टिंक्ट 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लेंगे, तो A6 be the group of even permutation of 6 distinct symbol, then the number of element of order 6 in A6, तब A6 में अपन को 6 ऑर्डर के एलिमेंट बताने। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे 6 ऑर्डर के एलिमेंट A6 में निकालने, और वो भी कैसे इवन परमोटेशन। परमोटेशन इवन बोलने का मतलब ये है कि कोई भी परमोटेशन F अगर इवन कहलाता है अगर वो नंबर ऑफ इवन ट्रांसपोजिशन के रूप में लिखा जाए, और ट्रांसपोजिशन बोलने का मतलब है कि हर 2 साइकिल को हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। इफ F इज इवन परमोटेशन तब वो A6 में आएगा, और सेट ऑफ ऑल इवन परमोटेशन ऑफ A6 A6 होता है, और किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालते हैं Sn में उसका फॉर्मूला ये होता है। ये हमने बहुत बार देख भी लिया, इस फॉर्मूले का हमको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें कोई ऑर्डर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी इन Sn, इसका फॉर्मूला ये होता है कि फैक्टोरियल n 1 की पावर है, और जहाँ पे 1 2 3 की कैसे आते हैं कि इनका एलसीएम लेने पे डी आना चाहिए, और जो सारे नंबर ऑफ एल्फा है वो क्या होने चाहिए सिलेक्टेड पार्टीशन होता है इसमें। अब वो कैसे होता है वो पता लग जाएगा फॉर्मूले से। जैसे अपन को क्या इवन परमुटेशन बोलने का मतलब ये कि f बिलोंग टू Sn इज इवन इफ f कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, और ट्रांसपोजिशन बोलेगा 2 साइकिल, यानी कि कोई भी जैसे 1 2 अगर हम लिखे कोई भी साइकिल की बात करें, जैसे ये 1 2 है तो ये 2 साइकिल है, जबकि 1 2 3 ये 3 साइकिल है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 3 और 2 3 1 2 सॉरी। तो हमने क्या करा ये 3 साइकिल को 2 2 साइकिल में लिख लिया, तो ये नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने हो गए यहाँ पे 1 और 1 2 इवन। इसको तो बोलते हैं कि हम अवश्य बोलेंगे ये कैसा है ये इवन परमुटेशन है, जबकि ये कैसा है ये ओड है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक साइकिल है तो एक तो ओड होता है। तो नंबर ऑफ जो ट्रांसपोजिशन लिखे हमने, ये ट्रांसपोजिशन है ये ट्रांसपोजिशन है ये कितने होने चाहिए, इनका प्रोडक्ट करने पे ये अगर इवन आते हैं तो इवन परमुटेशन हो जाएगा, और अगर ये ओड आते हैं तो ओड हो जाएगा। तो एफ अपन को वो देने तो सारे इवन होए, और उनका ऑर्डर कैसा आना चाहिए 6 आना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे पॉसिबिलिटी है एक भी क्या। तो अब हमको 6 ऑर्डर का चाहिए। अब हमको पता है 6 ऑर्डर Sn में तभी आ सकता है, जैसे इस फॉर्मूले से अगर हम देखें कि 6 लाने का मतलब ये कि एलसीएम ऑफ 1 2 3 के का 6 आना चाहिए। तो 6 एलसीएम तभी आ सकता है जब 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है, एक 6 खुद होता है तब एलसीएम 6 होता है। तो अब ये पॉसिबिलिटी बन गई, जबकि इनका एलसीएम तो 1 2 3 6 आना चाहिए, और इनको ऐड करने पे पूरा जो एन है वो बनना चाहिए 6 बन गया। अब इस केस में ऑर्डर 6 आ सकता है इसमें, पर इन दोनों ही केस में जो परमोटेशन बनेंगे वो ओड बनेंगे। कैसे बनेंगे ओड? अब ये 1 साइकिल तो आइडेंटिटी होता है वो तो हमेशा इवन होता है, 2 वाला ओड होता है, और 3 वाला हमें पता है इवन होता है,
और इवन और ओड मल्टीप्लाई करेंगे तो ओड आएगा, तो मतलब ये वाला यहाँ से तो ओड बन जाएगा। और 6 वाला है तो 6 वाले को अपन ऐसा लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 है तो इसको ऐसे लिख देंगे 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, तो ये भी ओड बना रहे हैं। तो इसका मतलब इस केस में दोनों ही केस में ओड बन रहे, और बाकी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं कि ऑर्डर 6 आ जाए, ये सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है। अब दोनों ही केस में ओड बन रहा है, इसका मतलब इसके पास 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। तो इसका पास नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इन A6 इज इक्वल्स टू 0। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इन A6 इक्वल्स टू 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अब हम जो पहले वाला जो क्वेश्चन हमने वो देखा था क्यू बाई, उसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। और तरीके से कैसे कर सकते हैं वो देख के समझने का ट्राई करना कि क्यू बाई जेड अपने को गिवन है, तो हम क्यू से जो ग्रुप ऑफ यूनिटी है वो कैसे होता है कि जेड बिलोंग्स टू सी स्टार सच दैट जेड की पावर n इक्वल्स टू 1। यहाँ पे अगर हम ये होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करें f, तो ये ऑनटो होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी बाई f, तो p बाई q है उसको ऐसे लिखें e की पावर p बाई q। तो इसका ऑर्डर फाइनाइट आएगा। इस प्रकार से होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करें तो ये क्या बनेगी, ये ऑनटो होमोमॉर्फिज्म बनेगी। देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फर्स्ट थ्योरम क्या हो जाएगा, q बाई जेड इज आइसोमॉर्फिक टू, ये जो ग्रुप है इसको अगर हम कोई p बोल देते हैं तो आइसोमॉर्फिक टू p होएगा, ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे p। अब क्या होगा कि p क्या आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, और ये हम जानते हैं कि जो ग्रुप ऑफ यूनिटी है, ग्रुप ऑफ यूनिटी उसके पास हर ऑर्डर का एलिमेंट होता है। जब ग्रुप ऑफ यूनिटी के पास हर ऑर्डर का एलिमेंट होता है तो q बाई जेड के पास भी हर ऑर्डर का एलिमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब एवरी फाइनाइट ग्रुप इज साइक्लिक एंड एवरी सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक इज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ q बाई जेड। तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर, जबकि हमने वहां पे देख लिया, वहां पे हमने पूरा स्ट्रक्चर ही देख लिया कि कैसे ऐसा होता है। तो इस प्रकार से हमने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो 2018 IIT JEE में पूछे गए थे। अब कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि उनको रियल एनालिसिस के क्वेश्चन करने हैं, उनको थ्योरी पढ़ने हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि थ्योरी पढ़ने की क्वेश्चन करने हैं। So thanks for watching and keep continue watching Exponential Mathematics. Thank you.